Hello, hello, hello दोस्तों. Welcome to Jutcast वार्तालाप. It's a podcast by Abhinav and Sachin where we talk about history, politics or anything. And इस एपिसोड का हर टॉपिक है कुछ द हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया. पूर्व भारतीय इतिहास। पूर्व भारतीय ऐसा लगता है फॉर्मर इंडिया. लॉस्ट इन ट्रांसलेशन में हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, जो कि आप कह सकते हो कि जो भी वेस्ट बंगाल के ईस्ट में जितने भी स्टेट 7 स्टेट्स हैं, सिक्किम को इंक्लूड करोगे तो वो 8 स्टेट्स हो गए. सो सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा. हमें ऐसा लगता है कि जो भी हमारी स्कूल का करिकुलम है, जो कि 10th तक जो भी हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ये ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, जितनी भी सोशल साइंसेस हैं, उसमें एक फोकस है द मेनलैंड सेंट्रल इंडिया पे. साउथ सदर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया सदन का पे भी इतना होता है। फोकस नहीं होता. जैसे नॉर्मली जैसे मेरे को प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरे को सिस्टर स्टेट्स के नाम नहीं पता थे, नंबर पता है कि 7 है, और मेरी गर्लफ्रेंड हमेशा क्रिटिसाइज करती थी इस पे। तो हम ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, इसके ज्योग्राफी की बात करें, एक तरीके से देखो तो इंडियन मेनलैंड से बहुत ही अलग है. सिर्फ एक छोटा सा कॉरिडोर है सिलीगुड़ी के पास जो कनेक्ट करता है इसको बाकी इंडिया से. और इसके क्या आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? सिलीगुड़ी से कुछ याद आ गया था मेरे को। अरे यार. इतिहास है अपना भाई, जैसे आप अपना इतिहास बता रहे हो। तो द ज्योग्राफी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज डिफाइंड बाय द हिमालयाज माउंटेन, उसका ईस्टर्न पार्ट, पटकल माउंटेन्स जो कि बर्मा की साइड है, एंड द इनसाइड और द सेंटर ऑफ द रीजन इज डिफाइंड बाय द ब्रह्मपुत्र एंड बरक रिवर्स का प्लेन्स. तो ब्रह्मपुत्र जो चाइना से आती है और बरक जो पटकल माउंटेन से जो भी असम का ईस्टर्न साइड है और नागालैंड मणिपुरा, उसका पूरा ड्रेनेज बेसिन बरक रिवर पे होता है. और ये दोनों रिवर्स बे ऑफ बंगाल में ट्रेन होती है. तो इसकी वजह से कुछ एरिया जो है वो बहुत हिली है, और लेकिन जो प्लेन्स वाला एरिया है वहाँ पे पॉपुलेशन तक कॉन्सेंट्रेटेड है बिकॉज ऑफ एरेबल लैंड. और अगर उसके इस रीजन के क्लाइमेट और बायो जियोग्राफिकल रियल्म्स की बात करो तो इट्स, क्योंकि ये एक इंटरसेक्शन ऑफ इंडियन रियल, द इंडो मलय रिलियन जो कि साउथ ईस्ट एशिया है, एंड द इंडो चाइनीज़ रियल जो कि चाइना का एरिया है. क्योंकि ये तीनों रीजन के इंटरसेक्शन पे है, तो इसका जो भी ज्योग्राफी का जो भी क्लाइमेट है, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब इन तीनों का कुछ ना कुछ शेयर्ड होता है, मतलब उनके मिक्स से ही बना हुआ है. तो अब बात करते हैं हिस्ट्री की, और हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे. ओके. क्या ये वाला जो एरिया है हमारा, इसमें आर्यन इन्वेजन हुआ था इस वाली साइड में? नहीं, मतलब इस साइड आर्यन इन्वेजन नहीं नहीं था। नहीं नहीं, ये जो पूरा एरिया है इसमें जो भी अर्ली सेटलर्स थे, जो कि अगर आप कहो कि फर्स्ट सेंचुरी के पहले के जितने जो भी एरा था, उस टाइम में जो भी लोग हैं वो आए थे साउथ ईस्ट एशिया से. और ठीक है। अगर आप ह्यूमन माइग्रेशन के बारे में पढ़ोगे तो आपको वो जितने जो भी अफ्रीका से जो भी होमोसेपियंस निकले, उसके बाद वो कहाँ कहाँ गए. तो एक बात है कि वो जो एक इंडो यूरोपियन वाला है कि देखो, अगर आप इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका है लैंग्वेज कैसे बढ़ती है, क्योंकि जब ठीक लोग है। जाते हैं तो लैंग्वेज उनके साथ जाती है. साथ तो साथ जाती है हाँ, कल्चर, तो लैंग्वेज, चीजें। साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है, यहाँ के लोगों को ऑस्ट्रो एशियाटिक हम्म। कैटेगरी में रखा जाता है. और जो हम है, मतलब जो हम क्या, हम नहीं बोल, लेकिन जो सेंट्रल इंडिया में है, हमारे दीज आर मित्र पार्ट हैं। ऑफ इंडो यूरोपियन. तो हिंदी इज एन हम्म। हिंदी एंड इट्स आसपास जितनी भी लैंग्वेज है, बंगाली, ये सब इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं. लेकिन जो इस एग्री। एरिया में है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस, ऑस्ट्रो एशियाटिक। मतलब तो जो साउथ ईस्ट तो एशिया और इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया की साइड. तो साउथ ईस्ट इफ यू टॉकिंग अबाउट तो नॉर्थ ईस्ट हो गया इंडिया का, और उसके बेल्ट पे चाहे बर्मा हो चाहे उधर की साइड हमारा चाइना का पोर्शन हो, वो सब कवर्ड इंडो होता है चाइना, इसमें। इंडो चाइना. इंडो चाइना। इंडो सो चाइना डज इट मतलब साउथ ऑल्सो ईस्ट गो एशिया, अपर वियतनाम, साइड? लाओस, थाईलैंड, ये सब इंडो चाइना. अच्छा, नीचे वाला पूरा, ठीक है। सॉरी टू इंटरप्ट, ये टाइम पैरेलली जो था हमारा इंडस वैली के साथ साथ चल रहा था, मतलब ऑलमोस्ट जब इंडस वैली एंड के करीब आ गया था। हाँ, ये टाइमलाइन 500 BC के आसपास. इंडस वैली तो और भी पहले की है. इंडस वैली पहले से है, तो जैसे इंडस वैली तो हमारा अब मैक्सिमम टिल द एरिया उस टाइम ये इस यहाँ पे ये। उतना नहीं था, सिविलाइजेशन उतना नहीं था. अच्छा, द ये रीडिंग्स अर्ली नहीं सेट, मिली हमें हाँ, यहाँ पे। क्योंकि देखो ये पहले हिली एरिया है. इसके ठीक है। इसके नॉर्थ में हिमालयाज है, इसके ईस्ट में पटकल माउंटेन्स. ठीक सो आना इतना आसान नहीं है, और इमिग्रेशन भी काफ़ी कम हुआ है. मैं आगे बताऊँगा कि अगर कोई आया था तो कौन आया था, लेकिन नॉर्थ और ईस्ट इमिग्रेशन कम हुआ है.
तो देखो ओके। कि हाँ, सेटलर्स उधर से आए, लेकिन जो मॉडर्न एरा में कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, ये अभी भी इस साइड से हो रहा है, क्योंकि इस साइड प्लेन्स है, वेस्ट साइड जैसे में प्लेन्स है। सेटलमेंट भी हाँ, इजी है लोग। प्रॉब्लम अभी आ रही है क्योंकि जो मॉडर्न नेशनल बॉर्डर्स हैं उस पे इंडिया के पास छोटा सा कॉरिडोर है, बीच में बांग्लादेश पड़ जाता है, लेकिन हम्म 1947 के पहले कोई बाउंड्री नहीं थी। द एंटायर रीजन वॉज ब्रिटिश इंडिया। हम्म। उसके पहले भी जब अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे तब इतनी बाउंड्रीज नहीं थी। अभी एक हार्ड बाउंड्री है बांग्लादेश की। हमने इस साइड का पूरा पढ़ा हुआ है, यूपी की बेल्ट तक का, हम्म। कि मतलब हमारे पोस्ट कौन थे ये, पोस्ट इंडस सिविलाइजेशन बचा था, हम्म। वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था 500 BC के आते आते हो ही चुका था। तो इस साइड पहले भी कोई तो चल रहा होगा जिसके बारे में रीडिंग्स होंगी हमारे पास। हिली एरिया है लेकिन ट्राइब्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की, हम्म। निकोबार आइलैंड्स में जो सेंटलीज हैं, दे आर हम्म। कंसिडर्ड लाइक, वो इंडस वैली से पहले के भी चल रहे हैं पहले ही, उनका अपना नहीं, ट्राइब नाम है। लोग तो देखो, लोग हर जगह होते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइज या फिर कोई स्टेट या किंगडम नहीं था। अच्छा। कोई जैसे हम लास्ट एपिसोड में बात कर रहे थे कि कम्युनिज्म सोशलिज्म जैसे कंसेप्ट थ्योरेटिकली निकल के आता था, तो हाँ, इन ट्राइब्स के बारे में कोई हिस्ट्री से रीडिंग मतलब प्रूफ रीडिंग देखो, वगैरह जब कुछ नहीं जब मिली है? ट्राइब्स अगर ट्राइब्स जहाँ रह रही है ना, तो वो लोकली बस रहती हैं हम्म कि यहाँ पे एक विलेज है, यहाँ पे की विलेज है। कोई इनके ऊपर किंगडम नहीं था। अगर कोई किंगडम था भी तो वो बहुत, जैसे मान लो कि थोड़े, जिस एरा की हम बात कर रहे हैं, कुछ सेंचुरीज के बाद वेस्ट में, मतलब इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य उसका किंगडम हुआ, अशोका किंगडम होगा, लेकिन वो उतना वेस्ट दूर। नहीं, ईस्टर्न साइड पे है। वेस्टर्न साइड पे, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के ईस्ट के वेस्ट तो में, वेस्ट, हाँ। हमारे लिए ईस्ट में। नहीं नहीं, मैं तो अभी नॉर्थ ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ ना। ठीक है। तो इस एरिया के वेस्ट में इंडिया में जो हम्म अगर कोई बड़ा किंगडम है या फिर एम्पायर है, तो वो बहुत दूर है। और उस टाइम आप पॉपुलेशन डेंसिटी भी ध्यान में रखो, उसको हम्म। कॉन्टेक्स्ट लेके चलो कि कितने। अभी भी देखो, अरुणाचल प्रदेश में 1.5 मिलियन लोग हैं बस। 2000 साल पहले देख लो कितने के होंगे। बावजूद भी सो पहले जो सेटलर्स थे वो साउथ ईस्ट एशिया से आए थे, फिर तिब्बत, नेपाल, भूटान और म्यांमार से। जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो फिर पॉपुलेशन एक्सचेंज भी होने लगा। और जो सेंट्रल इंडियन मेनलैंड से लोग काफ़ी बाद में हैं। ठीक और है। हाँ, और ये सब अभी भी बहुत पहले की बात हो रही है, लेकिन जो महाभारत है उसमें भी इस रीजन का काफ़ी रेफ़र किया गया है उसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कि कॉन्टेक्स्ट का आइडिया दें उसका, हाँ, देता महाभारत हूँ। में हम्म। कौन सा रेफरेंस है? इस एरिया में जो लोग थे, क्योंकि वो नॉन आर्यंस थे, तो जो इनको नाम दिया गया, जो यहाँ पे उस टाइम पे जो मेन किंगडम था, उसको कहते हैं दानवा हम्म डायनेस्टी। हम्म दानवा मतलब दानव। हम्म। ठीक है। अब और दानव क्यों आए, बट कुछ आइडिया है इसका? दानव नहीं है, देखो। ठीक है, तो जो विक्टर्स ने, जिसने भी लिखा, अगर आप तभी तो माइथोलॉजी, उसको मिथ बोला जाता है। हाँ, तो अगर आप मतलब देखो, मिथ है वो। हाँ, सेंट्रल, अगर आप इंडियन मेनलैंड का माइथोलॉजी पढ़ोगे, तो जो भी आउटसाइडर्स हम्म होंगे वो, क्योंकि वो बाहर के लोग हैं, तो उनको वो एज थोड़ा नेगेटिव कैनोटेशन में लिखा जाता है, तो उनको दानव बताया जाता है, उनको राक्षस बताया गॉट जाता है। इट। टू शो दैट लाइक दे आर सुपीरियर। यहाँ पे जो दानवा डायनेस्टी थी उसको हटा के जो अगली डायनेस्टी स्टैब्लिश की गई थी, वो नरकासुर ने की थी, द नारका डायनेस्टी। और जो नारका डायनेस्टी का लास्ट किंग था सुपारुवा, उसको कृष्ण ने मारा था। और भागदत्त, जो कि कृष्ण के पुत्र थे, ने इस रीजन को रूल किया था, और जो कि एक कैरेक्टर भी है महाभारत वॉर में, द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारत। अगर जब हम हिस्ट्री में आते हैं, तो जो पहला किंगडम इस एरिया में स्टैब्लिश हुआ था, इट वॉज कामरूपा किंगडम। इट वॉज स्टैब्लिश इन अराउंड 4th सेंचुरी। कामरूपा किंगडम में 3 डायनेस्टीज मेनली थी। First was the Varman dynasty established by Pushyavarman, and then the Lecha dynasty and the Pala dynasty. और ये तीनों जो डायनेस्टीज़ हैं, they trace their roots to the Narka dynasty established by Narkasur. Around 12th century AD, क्योंकि इस रीजन, मतलब जो भी डायनेस्टीज़ के लास्ट वाले किंग्स थे, वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जिन्होंने इस्टेब्लिश की थी। और धीरे हम्म। धीरे अलग अलग जो भी उसके फैक्ट किंगडम्स थे, छोटे छोटे किंगडम्स बनते गए, और अराउंड 12th सेंचुरी द कामरूपा किंगडम फेल। तो डिमिनिश हुआ, ठीक है। तो इसके प्रूफ कैसे हैं, रिमेन्स के थ्रू मिले या एक्सकवेशन करते टाइम हमें कार्बन डेटिंग करके क्या मिला है ऐसा वहाँ पे? जैसे हम इंडस वैली की रिटर्न बात करते हिस्ट्री, हैं, हमें उनका रिटर्न हिस्ट्री देखो, ये इतना रिटर्न पुराना भी हिस्ट्री नहीं हो। है, इतना नहीं, रिटर्न पुराना भी हिस्ट्री नहीं एक है। प्रूफ है। हाँ। रिटर्न हिस्ट्री मान लिया, लेकिन जैसे
हम इंडस वैली की बात करते हैं, हमें काफ़ी हाँ। सारे रिमेन्स मिलते हैं कार्बन देखो डेटिंग करी हुई इंडस चीज़। इंडस सिविलाइजेशन जो है वो उस टाइम की है जब जो इसका इसका रिटर्न सिस्टम हमारे सिस्टम से कंपैटिबल नहीं था। ठीक है, देखो जो भी क्राइस्ट ने लिखा था या जो भी उस टाइम के लोगों ने लिखा था दैट कैन बी रेड बाई यू, हम्म। बिकॉज दोज लैंग्वेजेस और देयर डिसेंडेंट लैंग्वेजेस स्टिल एग्जिस्ट। लेकिन इसी टाइम पे मणिपुर में और त्रिपुरा में उनके किंगडम्स इस्टेब्लिश हो चुके थे। मणिपुर जिसको कैंगले पाक कहा जाता है और वो अराउंड फर्स्ट सेंचुरी से इस्टेब्लिश हो गया था, और जो त्रिपुरा का माणिक्य डायनेस्टी है वो भी सेकेंड सेंचुरी के अराउंड। ये और त्रिपुरा और मणिपुर बहुत ही पुरानी एंटिटीज़ है, वो बहुत टाइम से एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट चल रहे हैं। और इसी और जब भी कोई बड़ी पावर आ रही है कि मुगल्स आ रहे हैं या लोक रीजनली ही कोई बड़ा किंगडम बन रहा है या फिर ब्रिटिश आ रहे हैं, तो वो अपना इंडिपेंडेंस या ऑटोनॉमी मेंटेन करने के लिए वो ट्रिब्यूट देते थे जो भी बड़ी पावर है उनको। लेकिन ये अपनी एक आइडेंटिटी मेंटेन करके चल रहे हैं पिछले 2000 सालों से। अब टाइम आ चुका है 12th और 13th सेंचुरी, और जो कामरूपा किंगडम था दैट नाउ एग्जिस्ट एज अ ग्रुप ऑफ 3 to 4 किंगडम्स। जो भी असम के अलग अलग रीजन्स थे उसमें वो किंगडम स्टैब्लिश हो चुके हैं, उनके अलग अलग आपस में लड़ रहे हैं, अलग अलग डायनेस्टी चल रही है। डायनेस्टीज किंगडम्स बताए थे, ये सारे सिर्फ असम में थे या ये अपना भी एक्सपेंशन कर रहे थे साथ ही साथ ये बाकी आपस स्टेट्स में में? लड़ रहे थे, ये आपस में लड़ रहे थे। आपस में लड़ रहे थे बस असम को कब्जाने में? हाँ, असम और असम, अभी जब मैं असम बोल रहा हूँ तो असम का मतलब है हम्म। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जो भी आसपास है, क्योंकि इस टाइम पे असम जो कामरूपा किंगडम था वाज अ इसके सिंगल अलावा, एंटिटी। हाँ इसके अलावा बस दो ही और मणिपुर भी क्या इसका पार्ट था? नहीं नहीं, इस वही मैं बता रहा हूँ कि इस टाइम पे जो कामरूपा किंगडम है इसके अलावा सिर्फ मणिपुर और त्रिपुरा किंगडम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और जो कामरूपा किंगडम है दैट हैज़ नाउ बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट किंगडम्स: कामता, ठीक है। सादिया, कचारी एंड भुयान। कामता किंगडम इज वेस्ट ऑफ आसाम, गुवाहाटी के लेफ्ट वेस्ट साइड में। साडिया किंगडम इज नॉर्थ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। कचारी किंगडम इज साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, और भुयान इज अराउंड सेंटर ऑफ आसाम। तो बेसिकली ये कोशिश करते हैं अपना इन्वेजन करने के लिए दूसरे किंगडम में। तो हाँ, और ये सारे किंगडम आपस में सब एक दूसरे के दुश्मन थे, कोई एलिज नहीं थे वहाँ पे अपने उस टाइम? नहीं, जितने हम 5 किंगडम या बात मे करते हाँ, सब अब वो हो सकता है कि उन्होंने दो लोग साथ में तीसरे के ओके खिलाफ लड़ आप रहे हैं। अगेंस्ट हो गए हो, हाँ। हाँ, वो सब तो चलते हैं, और दिस हैपेंस फॉर लाइक 200 and 300 ईयर्स। यहीं अच्छा पे ठीक है। कामता किंगडम से कूच विहार किंगडम अलग बनता है, जो कि एक अलग ही रीजन हो गया। कूच विहार जो एरिया है, तो उस टाइम भी कुछ बिहार ही बोलते थे या कुछ उस और टाइम नाम हाँ था इसका? कूच विहार वहीं से निकला है, उसी कूच विहार कामता किंगडम से ही निकला है। तो अब ये जो वर्ड जैसे बिहार हम बोलते हैं, तो ये जैसे हमारे हिंदी संस्कृत कॉन्टेक्स्ट से निकला है। ये हाँ, तो विहार तो बुद्धा से रिलेटेड है ना ये वर्ड तो। बिहार का मुझे नाम लगा बिहार क्यों पड़ा, ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड। बुद्धिज्म की वजह से। हाँ, अच्छा। तो ठीक उस है। टाइम कोई रिलीजन वगैरह के मिले थे कि वो किस रिलीजन या किस चीज़ को फॉलो करते थे उस टाइम? लेकिन चलो दिस रीजन वाज, मतलब इस रीजन में जो प्रीवेलेंट रीजन था जो प्लेन्स में, दैट वाज हिंदुइज्म। ठीक है। हाँ, मणिपुर का खुद का अपना एक अलग कल्चर है, उसको आई थिंक मटाई हम्म। कल्चर बोलते हैं। मेटेई या मटाई कल्चर है मटाई। उसकी। हाँ, उसकी अपनी लैंग्वेज है, अपना कल्चर है, अपनी हिस्ट्री, दैट हैज़ इवॉल्व इंडिपेंडेंटली। वहाँ पे हिंदुज़म ठीक है। ने बहुत लेट एंटर किया हुआ। तो असम में जैसे हम देखते हैं कि इतने किंगडम्स आए, हम्म। डिवीजन हुआ, तो क्या रीजन क्या था? क्या असम बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल था उस टाइम के हिसाब से बाकी नेबरिंग स्टेट्स के, मणिपुर वगैरह के नहीं, मुकाबले, तो या? वहाँ पे ट्राइब्स बहुत है ना, वहाँ पे ट्राइब्स बहुत। अच्छा। देखो इसी टाइम पे देखो, अभी मैं जो अलग अलग छोटे ट्राइब्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस टाइम पे नागालैंड में नागा ट्राइब्स हैं, मेघालय में गारो, जयंतिया और खासी ट्राइब्स हैं। इनका अपना अपना छोटा छोटा किंगडम है। मैं स्टिल अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ठीक है वहाँ पे ट्राइब्स थी एक दूसरे में इन्वेट करना चाह रही थी, लेकिन कई बार जैसे कोई किंगडम दूसरे किंगडम में इन्वेट करता है, उसे कुछ रीजंस होते हैं, या तो कोई दुश्मनी हो किसी पर्टिकुलर राजा से हम्म। बदले की आग में, या फिर दूसरा हम कहते हैं कि उनको पता है कि ये एरिया कुछ रिसोर्सफुल है या इस एरिया में आने से हमें ये बेनिफिट मिलेगा। ऑब्वियसली जब आपके पास इट्स देखो, इट्स मिडिवल टाइम, तो आपको रिसोर्सेस हम्म। अगर आपके पास नहीं है, आप क्या करोगे? या तो ट्रेड करोगे या इन्वेट करोगे। या इन्वेट करोगे।
तो इन्वेट करने के लिए ऐसा भी कुछ था कि इन पांचों में से कोई एक ज्यादा मोर पावरफुल था बाकियों से? जैसे हम कोच विहार बाद में डिवाइड हुआ, तो हो हम्म, सकता है कि वो जो हमारे कामत किंगडम था वो बहुत बड़ा था, कि भाई वहीं के लोग आपस में डिवाइड हो गए, या क्या रीजन क्या था कुछ? कोई एक पावरफुल था जिसपे लोगों ने बाकियों ने मिलकर अटैक करा, कोई ऐसा था रीजन? जैसे हम कई कई स्टेट्स की बात करते हैं, जैसे मराठा वालों ने ऊपर आना चाहा, हम्म, क्योंकि उनको पता था कि ट्रेड के अलावा और भी बेनिफिट्स हैं, यहाँ पे रिसोर्सफुल एरिया है, यहाँ पे चने की खेती होती है। तो वो हम्म, सिर्फ एक इन्वेजन नहीं, सॉरी, इन्वेट नहीं करना चाह रहे थे, उनका और भी मोटिव्स है। चाहे हम्म, वो अपना एम्पायर स्प्रेड करने को हम इन जनरल बोल देते हैं, वो हम्म। अपने लोगों के लिए रिसोर्सेज भी देखता है कोई राजा। तो मैं वो जानना चाह रहा था कि ये आपस में जब लड़ते थे तो कोई एक ऐसी जगह तो होगी जो ज़्यादा प्रॉस्पेरस होगी बाकियों से, या फिर कुछ ऐसा होगा कि उसके थ्रू वो बाकी किसी स्टेट्स में या चाइना के किसी एरिया में वो मूव कर सकते हो। तो इसलिए मैं पूछ रहा था। नहीं, चाइना पे नहीं, देखो वो एरिया अभी भी माउंटेनियस है। अरुणाचल प्रदेश क्रॉस करना इतना आसान नहीं है, मतलब आपको हिमालय ही क्रॉस ठीक करवा रहे है। हो उससे। और जब देखो, वहाँ पे लोग गए हुए थे तो क्रॉस देखो करके ये तो सब गए ये थे। सब जो हो रहा है ना, ये प्लेन्स में हो रहा है। हम्म। ये नीचे ये का वैली रीजन में, हाँ, ये बेसिन वैली जो एरिया भी में। ये 5 किंगडम्स है ना, ये असम के प्लेन्स में। लेकिन इसी टाइम पे ईस्ट में पटकल माउंटेन से अराउंड 9 to 10,000 पीपल दे माइग्रेट टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है। पटकल माउंटेन तो वो क्रॉस करते हैं, और जो भी एक प्रिंस था, उस प्रिंस के नोबल्स थे और उसके सोल्जर्स थे, वो लोग आके दे मेंटेन अ प्रेजेंस इन द वेरी ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। वहाँ पे वो अपनी कैपिटल स्टैब्लिश कर। ठीक है, दोज तो आर ये चल होम रहा है पीपल। पैरेलली चल रहा है असम के। असम में जो हमारी जितनी डायनेस्टीज अभी तूने बताई उनके हाँ पैरेलली चल हाँ, रहा है दिस ये। इज अराउंड 12th-13th सेंचुरी। उन्होंने बहुत ही एग्रेसिवली एक्सपेंशन किया। ठीक है। ठीक है। तो कौन कौन से कोई डोमिनेटिंग उन्होंने एरिया उन्होंने उन्होंने चाहे? पूरा पूरा असम कैप्चर कर लिया। अच्छा। मतलब ठीक है। सारे हाँ, ये लेकिन ये हिल काफ़ी कर दी, टाइम सारे तक हुआ। किंगडम। देखो अहोम का ये था कि दे अभी जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो राइस उगाई जाती है ना, दैट इज़ हम्म। वेट वेट राइस क्रॉप्स। ठीक है, ये पहले नहीं होता हम्म। था। ये वो लोग अच्छा। लेके आए। उन्होंने जो भी अपनी नॉलेज थी वो शेयर की। फिर वहाँ पे उन्होंने अपनी कैपिटल इस्टेब्लिश की, और उन्होंने फिर जल्दी एक्सपैंड किया, 2 अलग कैपिटल इस्टेब्लिश की, से अपना सिस्टम डिफाइन किया। और जो भी असम का ईस्टर्न एरिया था, दैट वाज नाउ द अहोम किंगडम। हम्म। ठीक है। तो ये दे पांचों डायनेस्टी किंगडम मिलकर मतलब सब खत्म होकर अहोम के अंडर आ चुका है? अभी नहीं आ चुका है, ये बहुत लंबे टाइम तक हुआ। और लंबे टाइम अहोम, में आया। हाँ हाँ, बिगिनिंग में अहोम वाज दो जस्ट दोज पीपल, राइट। जो भी टाई रीजन से महाराष्ट्र, सॉरी, जो भी म्यांमार के टाई रीजन से यहाँ पे लोग आए हम्म। हुए थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जो कल्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, दे स्टार्टेड बीइंग मोर फ्लूइड विद देम। कि उन्होंने, वो धीरे धीरे ये जो अहोम किंगडम था, इट बिकेम अ मल्टी एथनिक किंगडम। ऐसा नहीं है कि अहोम का बेटा अहोम है, मतलब वो लीनियज से अहोम है। अहोम इज़ कि अगर आप वो कल्चर एक्सेप्ट कर रहे हैं, किंग आपको एक्सेप्ट कर रहा है, तो खुद आप अहोम नियुक्त हो गए। करता है। हाँ, तो जो काबिल मतलब, है वही बनेगा। हाँ, तो जैसे तो ये जो अहोमाइजेशन था, जो हम्म। लोकल पीपल का, वो जिस स्पीड से कर रहे थे उतनी ज़्यादा स्पीड से वो एक्सपेंशन कर रहे थे। ठीक है। तो अहोम एम्पायर में ही अहोम पीपल वाज लाइक 10 to 15%। और उन्होंने ही पूरे अकेले असम के सारे किंगडम्स में धीरे धीरे हाँ। कब्जा कर लिया। अब वो कब कुछ नहीं, तो ऐसा बात नहीं होगी कि उस सिर्फ कब्जा किया उन्होंने, वो बाकी किंगडम्स ने मर्ज भी कर लिया, मर्जर भी हो गया। ये कल्चरल इन्वेजन था, मिलिट्री से ज़्यादा। हम्म। बिकॉज देयर ठीक है। टेक्नोलॉजी, देयर रिसोर्सेस एंड देयर वे पॉलिटिकल सिस्टम वाज वे अहेड ऑफ व्हाट जो लोकल किंगडम्स में था। मणिपुर में अभी भी जो मटेई कल्चर था, दैट वाज देयर, बट विथ किंग इन अर्ली 1700s, पाम हिबा, वैष्णविज्म एंटर्ड मणिपुर। सो जो भी मटेई ठीक है। स्क्रिप्ट था, मटेई रिचुअल्स थे, मटेई कैलेंडर था, वो सब हिंदुज़म कैलेंडर से, में चेंज हिंदुज़म हो गया। रिचुअल से रिप्लेस हो गया, सब कुछ रिप्लेस हो गया। जो उनकी ठीक है। लैंग्वेज की स्क्रिप्ट थी वो बंगाली हो गई। तो ओके। धीरे धीरे, मतलब उस किंग के पूरे टेन्योर में धीरे धीरे जो कल्चर है वो काफ़ी जल्दी जल्दी चेंज होने लगा।
उस टाइम पे मणिपुर को कांगले पाक बोला जाता था, जो उसका असली नाम था अर्ली एंशियंट हिस्ट्री से, जब जब इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन नाउ इट बिकेम मणिपुर। तो ऐसा कोई टेक्स्ट में हिस्ट्री में लिखा है कि ये चीज़ फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करी गई थी या लोगों ने खुद से इजीली एक्सेप्ट करा था, ये न्यू कल्चर, न्यू लैंग्वेज, ये सब चीज़ें? नहीं, मतलब ये उन्होंने किंग ने ये प्रमोट किया एज ए स्टेट, लोग अपने नामों में सिंह लगाने लगे। अच्छा। तो दिस इज़ अराउंड अर्ली 18th सेंचुरी, 1700s के आसपास के ईस्ट साइड में बर्मा है। तो देर वर अ लॉट ऑफ इंकर्शंस बिटवीन द टू एम्पायर्स, और ये उस टाइम पे बर्मा वॉज रूल्ड बाय द, जो उनका कॉनबोंग डायनेस्टी था। अच्छा। बर्मा वॉज नॉट अंडर ब्रिटिश रूल, ठीक है। इंडिया में ब्रिटिश एंटर कर चुके हैं, लेकिन जो अभी भी वो बर्मा में बहुत ही नहीं। लिमिटेड प्लेसेस पे। तो देखा जाए कि मेनली इंटरवेंशन वाया बर्मा की साइड था, ना कि इंडियन साइड। नहीं, इंडियन साइड में अभी तो वो अलग अलग इंडियन रूलर कोई इंडिपेंडेंट गए किंगडम्स नहीं। हैं। अभी यहाँ पे हम्म। उस देखो 1700s में अलग अलग किंगडम्स हैं इंडिया में, मुगल्स वीक हो चुके हैं। नाउ इट्स 1700s, सो ब्रिटिश हैव कम। 1700s में जो ब्रिटिश ने कैपिटल है, सी दैट इज़ कैलकटा, नॉट इंडिया। सो ब्रिटिश की कैपिटल इनके, ये जो पूरा रीजन है इसके बहुत ही पास में। सो अराउंड इन द नेक्स्ट सेंचुरी 1800s में ये जो रीजन था, अहोम एम्पायर, जो अहोम किंगडम है, विच हैज़ नाउ assimilated all the other kingdoms that were descendants of कामरूपा kingdom, right? और जो मणिपुर किंगडम था, these both kingdoms have been attacked by Burma. So after the Burmese invasion, these states are now part of Burma. So जो बर्मा, उस टाइम पे बर्मा एक बहुत बड़ा एम्पायर था। Now it shares a border with British India, और क्योंकि वो रीज़न देख लो कि असम से लेके मणिपुर तक, जो भी बे ऑफ बंगाल तक, देर नाउ एग्जिस्ट अ बॉर्डर बिटवीन ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश इंडिया एंड बर्मा। एंड अब क्योंकि ये उनके कैपिटल के बहुत पास में है, सो दे स्टार्टेड विद सपोर्टिंग द रेबल्स इनसाइड दोज किंगडम्स। और ये इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इसी टाइम पे फ्रेंच एम्पायर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है बर्मा में, ठीक है। वो फ्रेंच, जैसे ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इज मोर इन साउथ एशिया, ब्रिटिश एम्पायर साउथ एशिया में था, फ्रेंच एम्पायर वाज इन साउथ ईस्ट एशिया। फ्रांस अपना इन्फ्लुएंस साउथ एशिया में कर रहा था, और क्योंकि बर्मा में भी था, इसलिए ब्रिटिश हैड अ रीज़न टू गेट इन्वॉल्व। सो दे स्टार्टेड विद सपोर्टिंग द रेबल्स इन द रीजन्स ऑफ अहोम एंड मणिपुर, और फिर उन्होंने इस एरिया को ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट डिक्लेयर कर दिया। सो फिर बर्मा और ब्रिटिश के बीच में देयर वाज द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, एंड ऑब्वियसली इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश द बर्मा गॉट डिफीटेड वेरी इजीली, एंड जो ट्रीटी और जो भी सेटलमेंट हुआ, एंड दे हैड टू पे हैवी रिम्यूनरेशंस। और फिर उसकी इस वॉर के बाद, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद, इतना वीक हो गया बर्मा किंगडम कि उसके बाद उनका इन्फ्लुएंस कम हो गया, और फिर जो दो और वॉर्स हुए, उसके बाद ब्रिटिश फाइनली ऑक्यूपाइड द एंटायर बर्मन किंगडम। तो अभी तक का जो हम पीरियड बात कर रहे हैं कि इंडो बर्मिस वॉर हुआ है, ब्रिटिश अंदर आ चुके हैं, तो अभी भी जो अहोम वाला रीजन है वो स्टिल अभी भी एक सिंगल असम और मणिपुर ही है, अभी भी स्टेट्स का डिवीजन नहीं हुआ है हमारा। स्टेट्स जो, अच्छा, जो अभी जो मॉडर्न स्टेट्स हैं, मेघालय, हाँ। मिजोरम, दिस डजंट हैपन अंटिल 1970s 80s। तो ये सब पहले अहोम ही रहा है हमारा, इवन आफ्टर अहोम नहीं, हाँ, इंडिपेंडेंस। मतलब जो भी उस टाइम पे किंगडम था, उसके ब्रिटिशर्स पार्ट्स। ने। सी द मॉडर्न बॉर्डर्स डोंट ट्रांसलेट इनटू हिस्टोरिकल बॉर्डर। देखो, ठीक। बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो, उसका कोई बेस नहीं है ना। तो अभी असम एक प्रोविंस है, और मणिपुर और त्रिपुरा एक प्रिंसली स्टेट है। बर्मा ने जब कैप्चर किया था मणिपुर को, तो जो मणिपुर का किंग था, उसने ही आस्क्ड ब्रिटिश टू हेल्प हिम गेट हिज किंगडम बैक। सो जब किंगडम से बर्मा को हटा दिया, सो देन ऑब्वियसली अब हेल्प फ्री में तो की नहीं है, ब्रिटिश फ्री में हेल्प क्यों अगेंस्ट करेंगे। कोई ट्रेड या कोई सो टैक्सेस दे कुछ तो हैड लिया टू होगा। सो दे हैड टू पे ट्रिब्यूट टू ब्रिटिश इंडिया। ओके। तो कुछ टाइम तक ये चला, लेकिन फिर
दे सेंट अ मिशन और एक्सपेडिशन टू मणिपुर. वहाँ पे दे ऑफर्ड सम टर्म्स टू द मणिपुर, उस टाइम जो मणिपुर का किंग था, राइट. सो वहाँ पे दे डिडंट एक्सेप्ट इट, और वो इट इवॉल्व और इट लेड टू द एंग्लो मणिपुर वॉर, एंड ऑब्वियसली मणिपुर लॉस्ट. सो अब नाउ इट बिकेम अ ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट, कि ब्रिटिश सेलेक्ट करेंगे किंग कौन होगा, जो कि राजस्थान में भी हो रहा था कि इफ़ यू आर अ प्रिंसली स्टेट अंडर ब्रिटिश इंडिया, so you will rule, but there would be a political officer of that would represent British in your court, and जो अगला king होगा वो लोग सेलेक्ट करेंगे. लोग सेलेक्ट करें. And just before the Indian independence, World War II में जापान had attacked बर्मा एंड चाइना, बट वो इंडिया नहीं आ पाए थे, क्योंकि जो पहली वॉर हुई थी विथ ब्रिटिश इंडिया एट कोहिमा एंड इम्फाल, दीज वर द टू थिएटर्स. वैसे ये वाला पार्ट मैंने पढ़ा था कि बर्मा से ही जापानीज मिलिट्री और आईएनसी के जो बंदे गए थे, हाँ. जापानीज वहाँ से वापस जा चुके थे बीच में ही, जब उनको पता चला कि जापान ने सरेंडर कर दिया. सुभाष चंद्र बोस वाली वो वॉर कहाँ पे हुई थी, डू यू आइडिया? बर्मा में तो हुई थी वाली, सब क्या जापान के ये साथ आए वही थे है, इंडियंस. कोहिमा और इम्फाल वाला वही है, वही वॉर है? कोहिमा इम्फाल का नहीं पता मेरे को, इतना पता है कि बर्मा में आए थे, और जब जापान गया है इंडियंस फंस अच्छा, गए थे बर्मा में. बोस ने अटैक किया नहीं था क्या ब्रिटिश इंडिया पे? बोस ने देख, बोस गए थे इनके पास, जापानीज के पास. हम्म, आईएनसी के बंदे जापानीज मिलिट्री के साथ आ रहे थे. हम्म, वो म्यांमार तक पहुंचे, म्यांमार में ब्रिटिशर्स थे. हम्म, उस टाइम लड़ाई हुई है इनके बीच में. फिर एक ऐसा टाइम आया था कि जापानीज मतलब सप्लाईज वगैरह रुक गई थी उनके पास आनी. वो वहीं पे बस उनका ये था कि जापानीज और इंडियंस जो बचे हैं वो यहाँ आपस में मिलजुल के वहाँ पे चल रहे थे, कैसे तैसे बचा रखा था अपने आप को उन्होंने. लेकिन ब्रिटिशर्स ढूंढने में लग गए थे उनको. लेकिन ये लोग भी क्या करते थे, धीरे धीरे जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स मिलते थे उन पे अटैक करते थे, क्योंकि एनी हाउ उनका मकसद उसी पर्पज से आए थे, ब्रिटिशर्स को फ्री करने के ओके, लिए. ओके, लेकिन एट द बट टाइम जब तक ये हो हाँ, रहा था, हाँ, जापान सरेंडर्ड पैरेलली. ओके. सो वर्ल्ड वॉर मतलब टू देयर में वाज जब नॉट अ बैटल वेयर बोस एंड जापानीज फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश? थोड़े से पीरियड के लिए बीच बीच में लड़े हैं बर्मा के अंदर ही, लेकिन फिर एकदम से ही जापान को पीछे हटना पड़ गया. ओके. और काफी बंदे प्रिजनर ऑफ वॉर भी बन गए थे उस टाइम. So after independence, colonial state of Assam became modern state of Assam. लेकिन अभी जो असम है, that now includes मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम. जो त्रिपुरा और मणिपुर थे, they मणिपुर, हाँ, exist as यूनियन टेरिटरी. ठीक है. मणिपुर का एक स्पेशल आई वुड लाइक टू स्पेशली मेंशन कि what मणिपुर was doing, they were drafting their own constitution because they got some assurance from someone in the government कि they would be able to have more power than a normal state. But at the end, Nehru didn't allow this, so it was incorporated as a UT. So अभी जो भी मेघालय में जो लोग हैं, जो ट्राइब्स हैं, मिज़ोरम में जो मिज़ो ट्राइब्स हैं, नागा ट्राइब्स हैं, उस समय जो नाफा था अरुणाचल प्रदेश, दे ऑल एग्जिस्ट एज पार्ट ऑफ असम, राइट, आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो धीरे धीरे क्या हुआ, लोग क्योंकि ये आप एक ही स्टेट में सारे ट्राइब्स को भर दोगे, तो ऑब्वियसली सम ऑफ देम वुड बी लेस रिप्रेजेंटेड फ्रॉम द रीजन जो मेन रीजन है जहाँ पे कैपिटल है. सो धीरे धीरे दे स्टार्टेड डिमांडिंग मोर ऑटोनॉमी, और धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि दे स्टार्टेड जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रांग होने लगा इन सारे रीजन्स, जो कि कुछ कुछ फॉर्म में अभी भी है. लेकिन आफ्टर मतलब द गवर्नमेंट और जो भी इनके भी डिस्कशंस हुए, तो सम ऑफ देम गॉट यूनियन टेरिटरी स्टेटस आफ्टर सम टाइम एंड देन दे बिकेम फुल फ्लेज स्टेट्स. सो अभी थोड़ा वो वायलेंस कम हो गया है, लेकिन ये इसीलिए हो रहा था क्योंकि कुछ को एक अपना अलग सॉवरेन कंट्री चाहिए या फिर उनको थोड़ी ऑटोनॉमी चाहिए. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस असम का एरिया था जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट था, नेफा, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी. सो उसकी एक अलग हिस्ट्री है और उसका बहुत ज़्यादा
बड़ा कॉज था 1962 साइनो इंडियन वॉर. सी, लेट्स डिस्कस साइनो इंडियन वॉर फॉर अ सेकेंड. देखो 1950s में क्या हो रहा है. जो दलाई 1950s में चाइना ने तिब्बत पे अटैक किया. सो दलाई लामा इंडिया गए। इंडिया एक्सेप्टेड तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल. दलाई लामा इंडिया है. थोड़े इंकर्जन्स लद्दाख में भी हो रहे हैं, अक्साई चिन वाला एरिया में. और जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे वो मैकमन लाइन वाला इशू है. ये इशू ये है कि देखो, थोड़ा अरुणाचल प्रदेश की थोड़ी हिस्ट्री में जाते हैं कि दिस एरिया, ये बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है, राइट. और ये एरिया ज़्यादा क्लोज है तिब्बतन पीपल के साथ, क्योंकि उनके सारे ट्रेड एक्सचेंजेस, कल्चर एक्सचेंज वहाँ पे हो रहे हैं. तो दीज आर तानी पीपल विच हैव डिसेंडेड फ्रॉम अबोटानी पीपल. सो और फिर जब ब्रिटिश यहाँ पे आए तो ये देखो, ये एरिया बिल्कुल चाइना के और जो तिब्बत वाला एरिया है उससे बिल्कुल बॉर्डर पे. दे एस्टैब्लिश अ ट्रीटी विद तिब्बत गवर्नमेंट. सो दे ड्रू अ लाइन जिसको तिब्बत गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया. उस समय जो तिब्बत गवर्नमेंट थी, जब ब्रिटिश थे, ठीक है. अभी यहाँ पे चाइना ने तिब्बत पे पूरा कैप्चर नहीं किया हुआ है. दे हैव नॉट ऑक्यूपाइड तिब्बत. जब ब्रिटिश थे तब उन्होंने तिब्बत गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के साथ दे एस्टैब्लिश अ ट्रीटी. अपने एक लाइन ड्रॉ की जिसको चाइनीज़ गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव उसने नहीं माना. ठीक है. लेकिन उस टाइम पे चाइना इतना पावरफुल नहीं था, सो दे डिडंट फाइट, उन्होंने छोड़ दिया. लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है, जब यहाँ पे नई नई गवर्नमेंट है, तो वो 1960s में द इनकर्जन्स बिगेन. सो फिर ये स्टार्ट ही ऐसे हुआ था ना वॉर की. दे ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट द एंटायर अरुणाचल प्रदेश. लेकिन वॉर के बाद उन्होंने दे अनाउंस देयर विक्ट्री एंड देन दे मूव बैक टू द मैकमन लाइन. अभी भी थोड़े बहुत इनकर्जन्स होते रहते हैं, लेकिन इसकी वजह से अब चलते हैं पंगे. अब चलते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम तक ये शांत था. और क्योंकि देखो, एक रीज़न ये भी है कि उन्होंने, देखो 1962 वॉर तो मे बी जब सीज़ फायर हुआ था, सीज़ फायर के बाद दे वेंट बैक टू द लाइन. उसका ये मतलब है ना कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये लाइन. एंड आफ्टर द वॉर अरुणाचल प्रदेश बिकेम यूनियन टेरिटरी एंड देन फुल फ्लेज स्टेट इन 1975. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जैसे उन्होंने बताया कि अरुणाचल के जो लोग थे उनमें तिब्बत से भी कनेक्टेड थे, और वो जो है भूटान से भी उनके एंसेस्टर्स वगैरह थे. तो आज के टाइम में हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम बुद्धिस्ट कल्चर इतना ज़्यादा क्यों नहीं देखते हैं? अगर भूटान, सिक्किम वगैरह को थोड़ा सा अगर अलग हटा दिया जाए, तो प्योरली नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं. तो हमें वहाँ पे क्रिश्चियनिटी, चलो वो तो पता है ब्रिटिश की वजह से था. मुस्लिम या हिंदू डोमिनेटिंग क्यों इतना ज़्यादा मिलता है हमें? हमें बुद्धिज्म इतना रेलिवेंट क्यों नहीं दिखता है वहाँ पे? क्योंकि अगर जैसे देखा जाए स्टार्टिंग में, Buddhism had seen a fall very early in history. इवन इन पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एज वेल, क्योंकि हाँ. नॉर्थ ईस्ट में अभी तक जितनी देर से बात हो रही है, वैष्णविज्म आ चुका है. हाँ, फिर ब्रिटिशर्स आए थे तो क्रिश्चियनिटी आ चुका क्रिश्चियनिटी है. उन्होंने स्प्रेड कर रही थी, बहुत ज़्यादा आई थी उस टाइम. बांग्ला जो बंगाल प्रोविंस है, दैट हैज इस्लाम एंड हिंदुइज्म. हाँ, तो आज के टाइम में भी नॉर्थ ईस्ट में ये तीन रिलीजन मेनली हैं वहाँ पे, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियनिटी. बुद्धिज्म क्यों इतना नहीं दिखा, जब उनके एंसेस्टर्स भी थे भूटान के, तिब्बत से बॉर्डर भी शेयर करी है. अब देखो, अशोका के टाइम इंडिया का स्टेट रिलीजन बुद्धिज्म था. तो इंडिया में क्यों नहीं है बुद्धिज्म? सेम आंसर वहाँ पे भाई, टाइम के साथ बहुत टाइम हो चुका है. सब चीज़ें जाती हैं. तो यू मीन टू से कि जब हम बर्मा का इन्वेजन की बात कर रहे थे कि बर्मा ने वहाँ पे किया था, तो उस टाइम बुद्धिज्म रहा होगा वहाँ पे डोमिनेट. जैसे हम विहार वर्ड की बात करते हैं कि वो बुद्धिस्ट कॉन्टेक्स्ट से निकल कर आता है, तो वहाँ पे उस टाइम बुद्धिज्म रहा होगा रिलीजन, अगर हम पुराने अहोम डायनेस्टी और फिर उसके बाद बर्मा का इन्वेजन की अगर हम बात करते हैं तो. हाँ, अभी भी है, अभी भी 10 to 15% तो बुद्धिज्म है, जो कि जितना चाइना में. चाइना इज ऑल्सो लाइक 10% बुद्धिज्म ओनली. ठीक है. सो सी, बुद्धिज्म चाइना की पॉपुलेशन के हिसाब से 10% और यहाँ का बहुत फर्क है. अरुणाचल प्रदेश में भी लोग ही कितने हैं. सो सी, इन एरियाज में ये रिलीजन्स तो हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो उनके लोकल रिलीजन्स हैं वो भी हैं थोड़े बहुत. नहीं पता, मैं समझ क्या नहीं पा रहा तेरा पॉइंट कि बुद्धिज्म डिमिनिश हुआ. तूने कहा कि चलो सेंट्रल एशिया में गया, बाकी रूलर्स आए, मुगल भी आए, सब ने अपना चलाया.
लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इतना इंटरवेंशन रहा ही नहीं है इतने लंबे पीरियड के लिए, 400-500 सालों के लिए हमारे पास हाँ तो देखो हूँ। देखो तो देखो जितनी भी ये ट्राइब्स हैं, अब उनकी लोकल रिलीजन्स तो उनकी खुद की होंगी, बट विथ जैसे मिशनरीज आए, इस्लाम आया, तो दे, और अभी इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो हिंदुज़म भी बाहर से आया, तो दे कन्वर्टेड। तो अभी जो मेन थी रिलीजन वही है, लेकिन द लोकल रिलीजन्स और द फोक रिलीजन स्टिल एग्जिस्ट। अब यहाँ पे नागालैंड भी एज अ पॉलिटिकल एंटिटी बहुत ही लेट एग्जिस्ट कर रहा है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। तो नागालैंड की बात कर लेते हैं। बहुत टाइम तक दे एग्जिस्टेड एज अ ट्राइब अमंग द होम, राइट, बट इन द लेटर पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये जितने भी ट्राइब्स है, अलग अलग ट्राइब्स है, दे स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग एंड दे स्टार्टेड रेजिस्टिंग द ब्रिटिश कि हमको रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, जो वो विक्टोरियन रिफॉर्म आ रहा है या जो उनके नए टैक्सेस हैं, जो नया उनका सिस्टम है, वो उनको नहीं चाहिए। लेकिन ये अभी भी जो भी ये अपनी ऑटोनॉमी चाह रहे हैं, ये कॉलोनियल असम प्रिंस के अंदर ही चाह रहे हैं, क्योंकि ये सारा एरिया असम प्रोविंस के अंदर है, तो दे वांट सम काइंड ऑफ ऑटोनॉमी अंडर असम। सो आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस दे वर पार्ट ऑफ द असम स्टेट। सो जो असम के अंदर उनको ऑटोनॉमी चाहिए थी, दैट मूवमेंट ग्रू इनटू कि अब उनको ऑटोनॉमी चाहिए एज अ स्टेट। सो इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्टेड देयर डिमांड्स। पहले वो एक यूनियन टेरिटरी बने एंड दे लेटर बिकेम अ फुल फ्लेज स्टेट बाय 1963। मेघालय का भी सेम ही है कि वो पहले उनके जो 3 ट्राइब्स थे, वो अपने छोटे छोटे किंगडम्स एग्जिस्ट करते थे बहुत पहले से, ब्रिटिश के पहले से भी, खासी, गारो एंड जैंतिया। जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने, अब उसके लिए तो एक अलग किंगडम वो बनाएंगे नहीं, सो दे प्रोवाइडेड देम सम काइंड ऑफ ऑटोनॉमी विद इन द बंगाल प्रोविंस फर्स्ट एंड देन लेटर एज अ पार्ट ऑफ असम प्रोविंस। और जब इंडिपेंडेंस हो गया, सो आफ्टर दैट उनके डिस्ट्रिक्ट्स को कुछ, मतलब वो वही करते हैं ना कि द गवर्नमेंट मेक सम रीजनल काउंसिल एंड दे गिव सम काइंड ऑफ ऑटोनॉमी टू यू। तो उन्होंने वो पहले एज ए डिस्ट्रिक्ट्स उनको दी असम के अंदर, फिर उन्होंने उसको स्टेट बना दिया ठीक बाय है। 1972। मिज़ोरम की भी ऑलमोस्ट सेम स्टोरी मैं है कि वहाँ पे जो मिज़ो ट्राइब्स हैं वो भी असम के अंदर थी, एंड देन दे बिकम, एंड आफ्टर द डिमांड्स ग्रू फॉर मोर ऑटोनॉमी, the Mizoram state was carved out of Assam by 1987। तो सब टुकड़े टुकड़े गैंग बन गए, हाँ, तो यही है अब टुकड़े टुकड़े गैंग। हाँ, यहाँ पे अभी हमने पूरा 7 सिस्टर्स कवर कर लिए हैं, लेकिन वी हैवंट टॉक्ड अबाउट सिक्किम। अब सिक्किम की बात करते हैं। अभी तक हमने सिक्किम की कोई बात नहीं की है, क्योंकि सारा थोड़ा कटा हुआ है नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर्स हैं उस रीजन में। सो सिक्किम का जो एरिया है दैट इज़ वेरी हिली, एंड जो यहाँ के लोग थे वो दे हैड मोर कल्चरल एंड सोशल रिलेशंस विथ भूटान, नेपाल एंड तिब्बत। और जो यहाँ की मेन रूलर्स, दे वर द चोग्याल डायनेस्टी, राइट। एंड व्हेन द ब्रिटिश केम, they allied with British Empire because British had the Gorkha Empire, Gorkha Kingdom of Nepal as its enemy, और इनकी भी काफ़ी लड़ाइयाँ होती रहती थी, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स था विद द गोरखा किंगडम इन नेपाल। सो ऑब्वियसली अगर आप कोई एक नया पावर आया उसके साथ आप जा रहे हो, तो ऑब्वियसली द गोरखा अटैक, एंड आफ्टर द ब्रिटिश हेल्प्ड डिफीट नेपाल in the first Anglo-Nepalese war, they had now some kind of influence over Sikkim. Within a few years, some part of Sikkim was ceded to British India, जो कि दार्जिलिंग टाउन है। वो पहले एज ए सिक्किम किंगडम के अंदर था, लेकिन ब्रिटिश गॉट द सिक्किम रूलर्स टू सीड दैट पार्ट ऑफ सिक्किम टू ब्रिटिश इंडिया। सो अभी 2 सिक्किम एग्जिस्ट कर रहे हैं, ब्रिटिश सिक्किम जहाँ जो दार्जिलिंग के आसपास है, और जो इंडिपेंडेंट सिक्किम है जहाँ पे चोग्याल डायनेस्टी। नेपाल एक अलग किंगडम है, भूटान एक अलग किंगडम है। तो तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच सिक्किम एक कॉरिडोर है, ठीक है। तो ब्रिटिश वांटेड टू इंक्रीज द इन्फ्लुएंस ओवर दिस एरिया सो दैट दे गेट अनदर वे टू द सिल्क रूट। तो इसलिए वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहे थे, बट देयर वाज सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस from the independent Sikkim state. Around 1918, the new crown,
ब्रिटिश में वो होता है ना प्रिंस ऑफ वेल्स, द क्राउन प्रिंस, जो नेक्स्ट किंग बनता है, ही जॉर्ज द फिफ्थ, ही केम टू इंडिया, ही मेट विथ द क्राउन प्रिंस ऑफ सिक्किम, दे बिकेम फ्रेंड्स, एंड कुछ टाइम के बाद जब वो क्राउन प्रिंस किंग बना, सो दे गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। तो मतलब अभी भी रिलेशंस ब्रिटिश इंडिया के साथ ही हैं, लेकिन दे हैव अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट दे हैड बिफोर, राइट। और ये अब ये उन्होंने ट्रीटी की थी ब्रिटिश इंडिया के साथ, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट इंडिया है दैट इज़ ए सक्सेसर टू ब्रिटिश इंडिया। तो जो भी अगर ब्रिटिश इंडिया ने ट्रीटी साइन की है उनको माननी पड़ती है। तो काफ़ी टाइम तक जो इंडिपेंडेंट सिक्किम था दार्जिलिंग के अलावा, दैट वाज इंडिपेंडेंट, वो इंडिया का पार्ट नहीं था। लेकिन धीरे धीरे अब ये पूरी तरीके से प्रूव्ड तो नहीं है, लेकिन CIA का प्रेजेंस था सिक्किम में, बिकॉज एक इंडिपेंडेंट स्टेट है इंडिया, जो कि उस टाइम पे ज़्यादा क्लोज है USSR के और चाइना। तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, वहाँ पे उन ज़्यादा प्रेजेंस था। और जो नया किंग बना सिक्किम का, उसकी वाइफ अमेरिकन थी। सो द अच्छा। मोनार्की, जो सिक्किम की मोनार्की थी, दे बिकेम लेस पॉपुलर देन दे वर बिफोर। सो एक रेफरेंडम हुआ था सिक्किम में, एंड लाइक एट 97% ऑफ द पॉपुलेशन वोटेड टू मर्ज विद इंडिया। अच्छा, इट बिकेम ऐसे फर्स्ट, कर इट दी बिकेम एन सेपरेट। एसोसिएट स्टेट, एक स्पेशल स्टेट की कैटेगरी इसके लिए बनाई सिक्किम के लिए। लेकिन फिर एक अलग अमेंडमेंट में दे इट बिकेम अ फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया। तो मेरे को ये लगा कि अब हमारे स्टडीज में मिसिंग क्यों रहता है ये वाला पार्ट। ठीक है, ये हमने कवर किया क्योंकि हम लोग को आइडिया नहीं है, लेकिन क्या रीजन तेरे को ऐसा लगा कि वो पार्ट एक मिस कर जाता है, एंड व्हाई ऑल आर हिस्ट्री इधर फोकस्ड ऑन आर पास्ट एंशियंट, जिसमें इंडस वगैरह ये सब आ गया, रीजन सेंट्रल इंडिया आ गया, सदर्न और नॉर्थ ईस्ट क्यों हमेशा मिस रहते हैं। इंडिया, देखो इंडिया बहुत ही डाइवर्स स्टेट है। यहाँ पे हर पार्ट की अलग अलग हिस्ट्री है। तो जो कॉमन स्कूल करिकुलम है उसमें हर चीज़ फिट करना बहुत ही मुश्किल है। अब वो बराबर रेशियो क्यों नहीं रखते, ये तो हमें गवर्नमेंट को पूछना चाहिए, जिन्होंने करिकुलम सेट किया है, कि हर पार्ट को बराबर, या फिर एटलीस्ट हर पार्ट के मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट्स रखे जाएं। ये रेशियो बहुत ही अनफेयर है टू सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आप डिफेंस की प्रिपरेशन करते हैं या IAS वगैरह की भी करते हैं, सिविल सर्विसेज की, तो एटलीस्ट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस की हमें स्पेशली नॉर्थ ईस्ट का जो मॉडर्न एरा था वो पढ़ाया जाता था। एंशियंट तो नहीं पढ़ाते थे, मॉडर्न एरा पढ़ाया जाता था कि स्टेट्स या कब वो फॉर्म हुई उन सब के बारे में पूछा जाएगा आपसे। एटलीस्ट एक क्वेश्चन फिक्स था CDS या NDA के टाइम पे कि आएगा ही आएगा। इनका हो गया, महात्मा गांधी के 2 क्वेश्चन फिक्स थे हमेशा से। लेकिन कभी भी हम, जैसे अगर 12th क्लास का कोई स्टूडेंट होगा, वो NDA का एग्जाम देने जाएगा, वो प्रिपरेशन करेगा, देन ही कैन आंसर इट। बट नॉर्मली हमारी हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा बहुत पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट कब कब फॉर्म हुई, कैसे डिवाइडेड। एंशियंट का कुछ भी नहीं है कॉन्टेक्स्ट, या जितना मेरे को याद है, चाहे मेरे हिस्ट्री में मार्क्स कम थे, लेकिन जितना मेरे को याद है याद तो मुझे आता नहीं ही थे। नहीं। अभी देखिए हिस्ट्री इतना मतलब इम्पोर्टेंटली कवर भी नहीं करते। आई रिमेंबर कि व्हेन आई वाज इन 10th ऐसा था कि 3 चैप्टर्स में 2 ही कवर किया उन्होंने, क्योंकि ऐसा है कि कुछ ऑप्शन और ऑप्शन आता है कि उनको पता है कि इनमें से एक ही क्वेश्चन आएगा, तो एक क्वेश्चन वो पढ़ाते ही नहीं है पूरे साल में। अब तेरे को पता है कि तमिलनाडु में मराठा कल्चर भी रह चुका है, मराठा किंगडम में एक्सपेंड नहीं, किया मुझे था। नहीं पता, ये है। मुझे पता ही नहीं था। अभी 21st सेंचुरी है, और 21st सेंचुरी में ये स्टेट इंडिया के पार्ट्स तो हैं, लेकिन कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है और जिस लेवल पे इन स्टेट्स की, इन रीजन्स की इकोनॉमी है, दैट डजेंट बिलोंग इन द 21st सेंचुरी। अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो द इकोनॉमी इज स्टिल वेरी डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म। इंडस्ट्री नहीं मिलेगा आपको देखने को, हम्म। अपार्ट फ्रॉम द मेजर टाउन सेंटर, जो कि एक ही है पूरे एरिया में, गुवाहाटी, राइट। अब दिस इज़ अ फैक्ट, या दिस माइट बी अ फैक्टर ऑफ, बिकॉज कि यहाँ पे जो रीजन है वो हिली है इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट्स,
बट स्टिल द रीजन हैज़ लैग बिहाइंड इन डेवलपमेंट. ट्रांसपोर्टेशन में भी रेलवे बहुत ही अंडर डेवलप्ड है. हर स्टेट में एक एयर स्ट्रिप है, इट्स कनेक्टेड वाया एयर, लेकिन आप सिर्फ कैपिटल को ही तो कनेक्ट कर रहे हो दूसरे कैपिटल से. कनेक्ट नहीं कर सकते हाँ. वही। अब जो बाकी रीजन है वो उनके पास तो नहीं है ना ट्रांसपोर्टेशन का कोई बेटर वो पीछे रह ऑल्टरनेटिव. जाते हैं। और इनफैक्ट कई रीजन्स ऐसे भी हैं नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे आपको परमिशन लेके जाना पड़ता है, दो दे आर पार्ट ऑफ इंडिया, हाँ, लेकिन दैट इज़ इजीली अलाउ बिकॉज नहीं ऑफ करते हैं। एफ्सपा. दैट इज़ बिकॉज ऑफ एफ्सपा. हम्म अब देखो इन रीजन्स में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, अब क्योंकि इनकी हिस्ट्री ऐसी है कि वो बहुत टाइम तक इंडिपेंडेंट थे, सो देर आर सम काइंड्स ऑफ मूवमेंट कि वो अभी भी सॉवरेन स्टेट रहना चाहते हैं. सो वो मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था तो वो बिकॉज कि दे गॉट ऑटोनॉमी एज अ इंडियन स्टेट, तो वो कम हो गया है. बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी वायलेंस तो काफ़ी कम हो गया है इन 21st सेंचुरी. हम्म। तो लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे पार्ट्स हैं उस पर आर्म्ड फोर्सेस का स्पेशल पावर्स वाला एक्ट लगा हुआ है एप्स. स्पेशल पावर तो एक्ट। इसकी वजह से सारे लोग या टूरिस्ट, यहाँ तक कि इंडियन सिटीजन्स भी उस एरिया में विदाउट परमिशन नहीं आ सकते. नहीं जा सकते हैं, करेक्ट। और ये मूवमेंट्स भी हो सकता है कि रीजन्स हो कि जो इंडस्ट्री है और जो अब इंडस्ट्रियलिस्ट भी वहाँ क्यों इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे इंसर्जेंसी है, वायलेंस हो प्रोग्रेस रहा होगी, होगा. उनको सपोर्ट भी मिलेगा, एग्जैक्टली। तो इसकी वजह से ये पूरा एरिया काफ़ी, इट्स वेरी लैगिंग इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट. और क्योंकि ये बहुत ही नैरोली कनेक्टेड है, इट्स लाइक 2% ऑफ द बॉर्डर इज़ विथ मेन इंडिया, सो एवरीथिंग हैज़ टू हैपन थ्रू दैट कॉरिडोर. बट देर इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक न्यूज़ कि क्योंकि द बॉर्डर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इज़ ओनली लाइक 2% ऑफ बॉर्डर इज़ कनेक्टेड विथ द इंडियन मेनलैंड. सो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ नाउ, but not now, but in the 21st century they started a new look east policy जहाँ पे उन्होंने फोकस ऑफ डेवलपमेंट और फोकस और ट्रेडिंग बढ़ा रहे हैं वो विद द साउथ ईस्ट एशिया. तो मे बी दैट विल हेल्प. बट देखो देर इज़ अ सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट. वो ही है ना कि अगर पावर अगर एक चैनल के थ्रू होके जाएगी तो चैनल की ही आधी पावर अपने पास रख लेता है। तो जिस प्रकार से मेरे को बहुत ज़्यादा आज हेल्प मिली है अभिनव के थ्रू, आई विश कि मेरे जैसे और भी कोई बुद्धिजीवी होंगे यहाँ पे जिनको कुछ तो सीखने को मिला. एंड इफ यू गाइस रियली फील कि अगर कुछ मीनिंगफुल लगा हमारे एंड से, लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो एंड वी विल ट्राई थिंग्स फ्रॉम आवर एंड जो शायद हमारे हिस्ट्री में नहीं पढ़ाई जाती या विच वी फील कि शायद लोगों को पता होनी चाहिए. सो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर एंड. Hasta la vista.